दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज अपर सर्किट लग गया और जैसे कि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि 1.30 से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और फिर लगभग 1.70 के आसपास चला जाता है। तो क्या ये फिर से हमारे पास मौका है जब हम डिप में खरीदारी करें और ऊपर के लेवल में बेच दें? क्योंकि वैसे अगर देखें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक है, फंडामेंटली कमज़ोर है और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी पे बहुत सारा डेट भी है और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी एक तरह से कहें तो नई के बराबर है। फिर क्या ऐसे स्टॉक में हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक लॉटरी का टिकट समझ कर कुछ दाव लगा देना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में क्या संभावना बन रही है और क्या गवर्नमेंट की तरफ से जीटीएल इंफ्रा को भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है? आने वाले समय में क्या संभावना बन सकती है स्टॉक की? दूसरी तरफ अगर देखें तो बाजार में आज हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 57,919 के स्तर पर क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे हमने 684 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखी, यानी 1.20% हमारा बाजार आज दौड़ा। वैसे तेज़ी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, थोड़ा सा हमें जो पॉजिटिव माहौल था उसमें कमी आती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन के बाद अच्छी तेज़ी हमने देखी है। यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की बात करें स्टॉक 1.35 पर आ चुका है और अब यहाँ से तेज़ी से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अब बाजार के लिए अगर सबसे बड़ी बात है वो एफआई अभी भी बाजार में बिकवाल बने हुए, जिस वजह से हमें बाजार में कोई बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। डीआई ने आज भी खरीदारी की और अच्छी खासी खरीदारी की है। आज की बात करें तो आज डीआई ने 5,705 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 4,080 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी आज निकल कर आई है वो 1,624 करोड़ रुपीज़ की है। बात अगर एफआई की करें, एफआई ने आज 4,833 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने 5,844 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 1,011 करोड़ रुपीज़ की है। तो आज भी उन्होंने माल बेचा है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से फिलहाल एफआई सिर्फ बाजार में बिकवाली करे और इसी वजह से बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो 30,076 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.13% की मामूली सी तेज़ी है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,652 के स्तर पर करीब 4.48% की, यानी लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,559 के स्तर पर 0.84% की गिरावट है, लेकिन रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,731 के स्तर पर 0.18% की तेज़ी है। तो कुल मिला के मिक्स आपको यहाँ पे वातावरण दिखाई देगा, न बड़ी कोई तेज़ी है न बड़ी गिरावट है। अब यहाँ पे हमारे इंडियन रुपीज़ देखें तो लगातार कमज़ोर बना हुआ है, फिलहाल 82.30 पर है और ये काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि इसने 80 के स्तर को भी तोड़ा है। ऐसे में कुछ संभावना बाजार के लिए नेगेटिव बनी और जब तक बाजार में एफआई की बिकवाली जारी रहेगी हमारा इंडियन रुपीज़ कमज़ोर बना रहेगा। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 5G के दम पे आप देखें तो बहुत सारी संभावना बन रही है। जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के शेयर हैं उनमें तेज़ी आ सकती है। इसके पीछे वजह है कि 5G की वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, बहुत सारे जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है और ये 5G की वजह से आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी हेल्प दे रही है 5G को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से देखें तो एक नई शुरुआत हो सकती है टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों के लिए। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है 5G की वजह से टेलीकॉम सेक्टर से जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं उसमें 13% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिला के इस बार जो 5G का ये जो फंडा है ये काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में टेलीकॉम सेक्टर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस सेक्टर में तेज़ी जो बनी है इसकी वजह से जो बिजनेस भी बढ़ रहा है, यानी 5G स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सारे इक्विपमेंट यहीं पे बनाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ क्रिटिकल जो इक्विपमेंट है जो यहाँ पे नहीं बन पाते वो साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। चाइना से इस बार कुछ भी नहीं लाया जा रहा है, एक पैसे का भी प्रोडक्ट हमारा चाइना से 5G में नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण, उनका कहना है कि 5G हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और हम रेडी है दूसरी कंट्रीज़ को ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी 5G इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं क्योंकि एक तरह से देखें तो यह हमारी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी उम्दा है और दूसरों से हटके है
और काफ़ी कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे, तो हम दूसरों के साथ में अपनी ये टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। इसमें कुछ पार्ट है जो साउथ कोरिया से लिए गए, बाकी सब कुछ इंडिया में ही बनाया गया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में भी कमी आई है और इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। और आने वाले समय में कोई भी अगर देश हमारे से ये टेक्नोलॉजी चाहेगा तो उसको हम 5G टेक्नोलॉजी देने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5G के दम पे इंडिया आगे जाने को तैयार है और इसका फ़ायदा भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों को हो सकता है, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम GTL इंफ्रा की बात करें तो इनके रेवेन्यू में हमें जो लगातार गिरावट होती है उसमें कुछ कमी आई है। जैसे कि देख सकते हो 2018 में इनका रेवेन्यू 2333 करोड़ रुपीज़ का था, 2019 में गिर के 1500 करोड़ रुपये तक आ गया और 2020 की बात करें तो इनका रेवेन्यू गिरते हुए 1416 करोड़ रुपये तक आ गया और 2021 में ये 1409 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार आपको 2021 तक रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर कोविड का इफेक्ट भी है, लेकिन 2022 में रेवेन्यू फिर से बढ़ा और 1462 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला। तो ये जो रेवेन्यू 2022 का, ये 2020 से भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के देख सकते हो रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब ये कंपनी लगातार लॉस में है। 2018 की बात है तो कंपनी को 1892 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, 2019 में इनको 1539 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, 2020 में फिर से लॉस बढ़ के 1863 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, 2021 में लॉस में कमी आई और इनका लॉस 1270 करोड़ रुपये का रह गया। लेकिन इस बार लॉस फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, जून 2022 में 1474 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। तो कंपनी लगातार लॉस में और इसीलिए चिंताजनक बात है। यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो बहुत ही कम है, यानी 3.33% की होल्डिंग है प्रमोटर की, ये बहुत ही कम है। ऊपर से जो शेयर है वो भी 100% शेयर गिरवी रखे हुए। FI की अगर बात करें तो FI भी यहाँ पे निकल चुके हैं। जून 2021 में उनकी 1.85% की होल्डिंग थी, सितंबर में उन्होंने होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा के 1.90% कर लिया, दिसंबर में ये अनचेंज रही, मार्च 2022 में इनकी होल्डिंग घटते हुए 1.38% पर आ गई और जून 2022 में तो FI की होल्डिंग मात्र 0.12% पर आ गई। तो FI यहाँ पे अपना निवेश बेच चुके, जिससे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है और स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने की हमें फिलहाल इस समय संभावना नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा अच्छा कमाया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर। 1.30 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और 1.50 या 1.60 के आसपास निकल जाना चाहिए, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। DI की बात करें तो वो भी लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। जून 2021 में 60.96% की ज़बरदस्त होल्डिंग थी, सितंबर में वो घट के 59.71% पर आ गई, दिसंबर 2021 में ये होल्डिंग 51.72% पर आ गई और मार्च 2022 में घटते हुए 49.94% तक आ गई और जून 2022 में ये 46.34% तक आ गई। तो जहाँ पे जून 2021 में 60% के ऊपर होल्डिंग थी वो 46% के आसपास आ गई। तो DI भी बहुत ज़्यादा अपनी होल्डिंग को बेच चुके हैं। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में 33.82% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़ के 35.05% तक पहुँच गई, दिसंबर 2021 में ये होल्डिंग 43.05% तक पहुँच गई और मार्च 2022 में 45.35% तक चली गई, जून 2022 में तो ये 50.22% तक आ गई है। तो आप ये देख सकते हो अच्छे से कि हर क्वार्टर में आपको जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ FI और DI इसमें से निकल रहे। तो ये जो सिग्नल है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमाने के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 1.30 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए, वैसे अब 1.35 है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं और ₹1.5 के ऊपर निकल जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा निवेश किया तो उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की पोजीशन फिलहाल इस स्टॉक में बनाने से आपको बचना चाहिए। पिछले अगर 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2016 में इसने 54.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। उस समय BSE स्मॉल कैप ने 1.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था और BSE टेलीकॉम ने 21.35% का निगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 का ये विनर था। 2017 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 57.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन BSE स्मॉल कैप उस समय 59.64% दौड़ा और BSE टेलीकॉम 49.47% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर BSE स्मॉल कैप है। 2018 की बात करें तो GTL इंफ्रा में 88.81% की बड़ी गिरावट हुई, BSE स्मॉल कैप में 23.41% की गिरावट थी और BSE टेलीकॉम में 40.82% की गिरावट थी। तो 2018 का लूजर GTL इंफ्रा है। 2019 की बात करें तो 52.94% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान BSE स्मॉल कैप ने 6.85% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन BSE टेलीकॉम में हमें 12.91% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर भी लूजर आपको GTL इंफ्रा दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 87.50% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में 32.1% की तेज़ी हमने देखी और BSE टेलीकॉम में 13.64% की तेज़ी देखी। तो यहाँ पर भी विनर आपको 2020 का GTL इंफ्रा दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने 180% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप ने 62.77% की तेज़ी बताई और BSE टेलीकॉम ने 42.98% की तेज़ी दिखाई।
तो 2021 का विनर भी आपको GTL इंफ्रा दिखाई देगा। तो पिछले 2 साल से इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभी स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। जल्दी मुझे लगता है फिर से इसमें पॉजिटिव माहौल बनेगा तो ये फिर से ₹1.80 तक जा सकता है। तो बस इसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें फिलहाल निवेश करने से बचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक